हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1। दोस्तों आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th बायोलॉजी का। देखिए जिसमें जो चैप्टर 1 है हमारा वो है द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जीव जगत। तो देखिए जीव जगत में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण। देखिए जो लिविंग्स होते हैं यानी जो सजीव होते हैं उनके कई सारे कैरेक्टर या कई सारे लक्षण हैं जिनको हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और देखिए क्रमशः आप लोगों को आज से पूरी की पूरी जो चैप्टर 1 से लेकर के आपके पूरे चैप्टरों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सजीवों के लक्षण की, तो सजीवों के कई सारे लक्षण हैं। देखिए जिसमें से पहला और प्रमुख लक्षण क्या है, जनन या जिसको आप प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन या जनन दोनों का मतलब वही होता है। यदि हम जनन की बात करते हैं या प्रजनन की, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी यदि लिविंग है या कोई भी यदि सजीव है तो उसके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने ही समान संततियों को उत्पन्न कर सके। मतलब यदि कोई भी जनक है तो वो अपने ही समान बच्चे को जन्म दे सके। तो किसी भी सजीवों के अंदर पाई जाने वाली यह क्षमता जिसके कारण कोई भी जनक जो है अपने ही समान संततियों को उत्पन्न कर सके या कोई भी जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर सके या पैदा कर सके, तो उनकी यही क्षमता क्या कहलाती है, प्रजनन या जनन कहलाती है। देखिए बेसिकली जो प्रजनन वर्ड है ये बेसिकली जो है प्लांट की भाषा में यूज किया जाता है, लेकिन जो जनन है इसको जो है एनिमल्स के भाषा में अधिकतर यूज किया जाता है। लेकिन दोनों का मतलब वही है, हर जगह आपको जनन या प्रजनन दोनों का मतलब वही है आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि जनन का शाब्दिक मतलब आपको समझना है कि जनन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यदि लिविंग है, और चूंकि यह लक्षण केवल और केवल सजीवों में ही पाया जाता है, तो कोई भी यदि सजीव है तो उनका यह मौलिक लक्षण है कि उनके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि यदि कोई भी जनक है तो वो अपने ही समान संततियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी यदि संतति है, मतलब कोई भी यदि जनक है, तो संतति कोई भी यदि मान लीजिए जीव है उसमें क्या होगी, वृद्धि होती है। और वृद्धि होते होते उसमें क्या आती है, परिपक्वता आती है। और जब कोई भी जीव परिपक्व हो जाएगा उसके पश्चात वह स्वयं उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि वह नई संतति को जन्म दे सकता है। तो उनकी यही क्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो जनन या प्रजनन का मतलब होता है कि सजीवों के अंदर पाई जाने वाली वह क्षमता जिसके द्वारा कोई भी जनक अपने समान संततियों को उत्पन्न कर सके या कोई भी जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न कर सके। जीवों की यही क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रजनन या जनन कहलाती है। देखिए प्रजनन के कई सारे उद्देश्य हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी जनन के उद्देश्य भी 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए जनन के यदि हम उद्देश्य देखते हैं तो पहला उद्देश्य क्या है जनन का, कि जनन के कारण ही जीवों में निरंतरता बनी रहती है। अब देखिए यदि जनन नहीं होगा तो मान लीजिए पर्टिकुलर यदि कोई जीव है, अब उसमें जनन नहीं होता है तो वो जीव क्या हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो इस प्रकार से उसकी पीढ़ी जो है क्या हो जाएगी, पीढ़ी जो है आगे की जनरेशन जो है विकसित नहीं हो पाएगी। तो यदि प्रजनन होगा तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों की जो निरंतरता होती है वो हमेशा क्या होती है, बनी रहती है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है जनन का, कि जनन के परिणाम स्वरूप ही जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और जीवों का विकास होता है। यह चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि यदि जीवों में कोई भी विभिन्नताएं आ रही है, मतलब कोई भी वेरिएशंस आ रहे हैं या कोई भी नए लक्षण विकसित हो रहे हैं, तो इसका परिणाम किसके परिणाम थ्रू होता है, यह प्रजनन या रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप होता है। तो जनन के कारण ही जीवों में क्या होता है, विभिन्नताएं आती है। अब आप लोग बताइए कि जैसे मान लीजिए यदि हम बात करते हैं मानव में, तो मानव में नर व मादा आपस में इनके जो लैंगिक अंग होते हैं वो आपस में मिलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप गैमीट बनते हैं। और ये जब गैमीट आपस में मिलते हैं तो इनमें क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन जब गैमीट आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे चूंकि गैमीट आपस में मिल रहे हैं तो निषेचन होगा। अब निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, फिर नए जीव का विकास होता है। तो यहाँ पे चूंकि 2 प्रकार के युग्मक मिल रहे हैं, एक तो मेल का गैमीट मिल रहा है और दूसरा फीमेल का गैमीट मिल रहा है। तो चूंकि 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक या गैमीट मिलते हैं, जिस कारण से कुछ लक्षण तो नर के आ सकते हैं और कुछ लक्षण किसके आ सकते हैं, मादा या फीमेल के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नई संतति होगी ना उसमें हमेशा आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यदि प्रजनन होता है तो इसके कारण विभिन्नताएं भी पैदा होती है। अब उसमें से कुछ विभिन्नताएं तो ऐसी भी होती है जो कि प्रभावी विभिन्नताएं होती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको लाभदायक लाभ पहुंचाएगी, और कुछ तो हानिकारक विभिन्नताएं भी पैदा हो सकती है।
तो तीसरा इसके बाद उद्देश्य क्या है कि इस पृथ्वी पर जो जीवन होता है ना, वो किसके कारण संभव हो सकता है? केवल और केवल जनन के कारण ही संभव है। यदि जनन नहीं होगा तो अगली पीढ़ी का विकास रुक जाएगा और इस प्रकार से जीवों की निरंतरता जो होती है वो खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सजीवों का पहला लक्षण है वो है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन या जनन। तो प्रजनन या जनन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी यदि सजीव है उसके अंदर यह क्षमता होती है कि वह अपने ही समान जीवों को उत्पन्न कर सके या पैदा कर सके। चलिए, इसके बाद जो दूसरा लक्षण है सजीवों का वो है उपापचय। देखिए, उपापचय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो देखिए, बॉडी के अंदर हमारे कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है। जैसे आप लोगों के शरीर के अंदर क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है? कुछ तो बड़े अणु आपस में किसमें टूटते हैं? छोटे अणुओं में। तो शरीर के अंदर क्या होता है? कई सारी, या हम ये कह सकते हैं कि यदि एज ए ह्यूमन बॉडी यदि हम बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में ऐसी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जो है शरीर के अंदर होती रहती है। तो जीवों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, इनके कुल योग को ही हम क्या कहते हैं? उपापचय या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उपापचय या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जीवों के अंदर होने वाली ऐसी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि जीवों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि कई सारी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से उपापचय कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि ऐसी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जो सजीवों के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं, देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब चूंकि हमने प्रकाश संश्लेषण की बात क्यों नहीं की? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? पौधों में होगा। लेकिन यहाँ पे हमने आपको श्वसन तो बताया है, तो श्वसन किस में होगा? ये तो श्वसन जो है पौधों में भी होता है और एनिमल्स में भी होगा। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, ये खाली किस में होगा? हरे पादपों में होगा। जो ग्रीन प्लांट होंगे उन्हीं में तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि चाहे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो, चाहे वो श्वसन की प्रोसेस हो, इस प्रकार कई सारी हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं जो है शरीर के अंदर चलती रहती है। चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स की, इनके अंदर हजारों रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती है और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के कुल योग को ही हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। अब देखिए, जब उपापचय होगा तो दो ही प्रकार की क्रिया होगी। या तो छोटे अणु आपस में मिलकर के किसी भी बड़े अणु का यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करेंगे, या आप कह सकते हो कि कोई भी बड़ा अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम समझते हैं तो देखिए, जो उपापचय होता है वो दो प्रकार का होता है। तो उपापचय मेटाबॉलिज्म जो है दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला प्रकार है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम कहते हैं उपचय। एनाबॉलिज्म को हम क्या कहते हैं? उपचय। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है संश्लेषण। और संश्लेषण का मतलब आप शाब्दिक तौर पे समझ सकते हैं कि संश्लेषण का मतलब होता है बनना। तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि उपचय की प्रक्रिया में क्या होता है कि आपस में कई सारे छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो उपचय या एनाबॉलिज्म ये उपापचय का पहला प्रकार है। और उपचय या एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि इनमें अणुओं का संश्लेषण होता है, मतलब इनमें नए अणुओं का फॉर्मेशन होता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपचय कहलाती है या एनाबॉलिज्म कहलाती है। तो वे उपापचय प्रक्रियाएं जिनके अणुओं का संश्लेषण होता है या जिनमें अणुओं का संश्लेषण होता है। तो जिस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अणुओं का संश्लेषण होता है उसको हम उपचय प्रक्रिया कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के थ्रू कोई भी बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है उसको हम क्या कहते हैं? अपचय कहते हैं या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे उपचय की यदि हम बात करते हैं, उपचय का मतलब होता है कि आपस में छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड के कई छोटे छोटे बहुलक मिलकर के आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्योंकि प्रोटीन किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। इसीलिए अमीनो अम्ल जो होती है ये प्रोटीन की इकाई होती है या बहुलक होती है। तो प्रोटीन जो होते हैं किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। और टोटल यदि हम बात करें ओवरऑल तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो हैं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उपचय का मतलब होता है कि आपस में छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का संश्लेषण करते हैं। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण, ये इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अमीनो अम्ल के छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं उपचय की, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी उपापचयी प्रक्रियाएं हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोई भी यदि बड़ा अणु है वो छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा।
और इसी प्रक्रिया को तो क्या कहते हैं, अपचय कहते हैं। अपचय का भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे आप अपने से बना सकते हैं। जैसे कोई भी शर्करा है, तो शर्करा की यदि हम बात करते हैं तो वो एटीपी मुक्त करने के लिए जल तथा CO2 अणु में टूट जाती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जो शर्करा होती है, तो शर्करा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए C12H22O11। ये कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो यदि हम शर्करा की बात करते हैं तो शर्करा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा मुक्त करने के लिए, अब चूंकि कोई भी ऊर्जा यदि है तो वो कोशिकाओं के अंदर एटीपी के रूप में संचित रहती है, मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोई भी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब रहती है किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो यदि एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मुक्त करनी है तो उस एटीपी के रूप में ऊर्जा को मुक्त करने के लिए जो शर्करा होती है वो जल तथा CO2 अणु में टूट जाती है। इसका आप और एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे श्वसन होता है। श्वसन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही तो होता है। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी, तो वहां पे कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है, तो या हम ये कह सकते हैं कोई भी बड़ा यौगिक टूटेगा और छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करेगा। तो कुल मिलाकर के अपचय का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अपचय का मतलब होता है टूटना, मतलब कोई भी बड़ा अणु आपस में छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपचय कहलाएगी। एग्जाम्पल यदि आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, जैसे शर्करा किसमें टूटती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है। अब इसके बाद देखिए सजीवों का जो तीसरा प्रमुख लक्षण है वो है वैता या काल प्रभावन। देखिए काल प्रभावन को आपको वैसे ही पढ़ना क्योंकि यह कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है। तो काल प्रभावन या वैता की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। तो एजिंग का मतलब क्या होता है, देखिए काल प्रभावन का आपको मतलब समझना है। देखिए जैसे जैसे कोई भी यदि व्यक्ति है, जैसे जैसे उसमें उसकी वृद्धावस्था आती जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी जीव की वृद्धि जो है या आयु जो है उम्र के साथ बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे जीवों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीवों के अंदर जो काम करने की क्षमता होती है या कार्य करने की क्षमता होती है उसमें कमी आती जाती है। तो देखिए आप यदि परिभाषा तौर पे समझें तो पारिभाषिक तौर पे आप क्या कह सकते हैं कि काल प्रभावन या वैता किसे कहते हैं। तो देखिए आपको लिखना है कि जीवों की बढ़ती उम्र के साथ जीवों के जैविक क्षमता में आने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन या वैता कहते हैं। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवों में आने वाली शारीरिक क्षमता में जो कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन या वैता कहते हैं। तो वैता का मतलब क्या होता है कि कोई भी यदि जीव है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट हो, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसकी शारीरिक क्षमता यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसमें क्रमशः कमी आने लगती है। जैसे यदि हम एज ए ह्यूमन बात करें तो मानव में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है वैसे 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 शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। जैसे बोन मैरो जो है ब्लड का फॉर्मेशन जो है कम मात्रा में करने लगती है धीरे धीरे। उसी तरह से यदि हम बात करें, यदि हम किसी भी पर्टिकुलर अंग की जैसे बात करें तो जैसे आप लोगों ने स्किन देखी होगी, जैसे ही कोई व्यक्ति वृद्धावस्था या सयानी अवस्था में आता है उसके आप लोगों ने देखा होगा कि शरीर की पूरी त्वचा में क्या पड़ जाती है, झुर्रियां पड़ने लग जाती है। अब वे झुर्रियां चूंकि क्यों पड़ने लग जाती है, तो इसका रीजन होता है कि कैलोजिन प्रोटीन जो होती है हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैलोजिन प्रोटीन। तो जो कैलोजिन प्रोटीन होती है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा में कमी आने लगती है। तो जैसे जैसे कैलोजिन प्रोटीन की कमी आती जाती है वैसे वैसे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वृद्धावस्था में चाहे वो फेस की बात करें या चेहरे की बात करें या कोई भी स्किन है वो क्या होने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है या सिकुड़ने लगती है। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, यही तो वैता है। मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ कोई भी जीवों की जो जैविक क्षमता है या कार्य करने की क्षमता उसमें क्या आने लगती है, क्रमशः कमी आने लगती है। और एक चीज आपको यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैता या काल प्रभावन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरेंटोलॉजी कहते हैं। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैता या काल प्रभावन का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसे हम जीरेंटोलॉजी कहते हैं। एक चीज और आपको जीरेंटोलॉजी से संबंधित यहाँ पे याद रखना है कि व्लादिमीर कोरेंचुस्की, इनको क्या कहा जाता है, जीरेंटोलॉजी का जनक कहा जाता है। यह चीज आपको याद रखना है क्योंकि यह भी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो
तो देखिए वैता या काल प्रभावन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वैता से संबंधित दो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि इनके जीरेंटोलॉजी के जनक कौन है, और जीरेंटोलॉजी कहते हैं किसके अध्ययन को, काल प्रभावन के अध्ययन को। और काल प्रभावन का मतलब क्या होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवों की शारीरिक क्षमता में जो कमी आती है इसी को हम क्या कहते हैं, काल प्रभावन या वैता कहते हैं। अब इसके अलावा देखिए एक चीज और है, वो क्या है, वृद्धि या ग्रोथ। तो देखिए वृद्धि की यदि हम बात करते हैं तो ये तो एक कॉमन सा लक्षण है कि कोई भी यदि जीव है तो उसमें क्रमशः क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखिए वृद्धि जो है सभी सजीवों का सामान्य लक्षण है, तथा यदि हम बात करते हैं किसी भी वृद्धि की तो सभी जीव जो है अपनी वृद्धि जो है द्विगुणन या आकार में वृद्धि करते हैं। और वृद्धि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जीव का आकार लगातार बढ़ता जाता है। तो यदि वृद्धि प्रवस्था की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसी भी जीव का जो आकार होता है यानी साइज होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कोई भी यदि सजीव है उसी के आकार में वृद्धि होगी। मतलब वृद्धि जो है केवल और केवल सजीवों का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि निर्जीवों में वैसे भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो इस कारण से आपको यहां पे आप लोगों ने यहां पे चार चीजें देख ली। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने देखा प्रजनन या जनन, या इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा कि दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, जैसे उपापचय हो गई। और उपापचय के बाद आप लोगों ने क्या देखा, वैता या काल प्रभावन। और चौथा लक्षण क्या है सजीवों का, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। अब देखिए यहाँ पे पांचवा लक्षण है श्वसन यानी कि रेस्पायरेशन। तो श्वसन या रेस्पायरेशन की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली जो श्वसन होती है यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। और इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही जीवों की समस्त क्रियाएं जो होती है संचालित होती है। और श्वसन जो क्रिया होती है ये अपचयी क्रिया का उदाहरण है। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि जो श्वसन होती है, जैसे श्वसन क्या है, एक ऑक्सीकरण क्रिया, मतलब इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा। अब जब ऑक्सीजन ग्रहण की जाएगी तो उस ऑक्सीजन के थ्रू ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाएगा। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और यदि ऑक्सीजन की कभी कभी अनुपस्थिति में भी ऑक्सीकरण होने लगता है जिसको हम अनऑक्सी श्वसन कहते हैं या उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यहां पे आपको समझना है कि जो श्वसन या रेस्पायरेशन होता है यह एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है या ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसकी सहायता से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। और उस ऊर्जा मुक्त करके जो जीव होते हैं वो अपनी समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। देखिए भोज्य पदार्थों से जो मुक्त ऊर्जा होती है ना, इसका जो संचय होता है वो एडिनोट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो ऊर्जा होती है वो कहाँ संचित होती है, तो किसी भी कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वहाँ पे ऊर्जा जो है संचित होती है। और किसके रूप में संचित होती है, तो यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में संचित होती है। और इन्हीं लक्षणों के कारण ही एटीपी को कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। इसके बाद देखिए एक और सजीवों का प्रमुख लक्षण है जो है उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीजन। तो एक्सक्रीजन या उत्सर्जन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बॉडी के अंदर हजारों रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो उन हजारों रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई सारे व्यर्थ पदार्थों का भी निर्माण होता है और बेसिकली नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये जो वर्ज्य पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ इनको आप कह सकते हो या अपशिष्ट पदार्थ कह सकते हो। तो ये वर्ज्य या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर के यदि ज्यादा देर तक शरीर में अंदर रह जाएंगे तो ये शरीर को हानि पहुंचाएंगे, जिस कारण से इनका सही टाइम पे बॉडी से निकलना आवश्यक होता है। अतः अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और जिन अंगों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे मानव में यदि हम बात करें तो कई सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे वृक्क हो गया, स्किन हो गई। तो इस प्रकार से कई सारे उत्सर्जी अंग मानव में पाए जाते हैं। और इसके अलावा पौधों में भी कई सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि एक्सक्रीजन या उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यदि पर्टिकुलर जीवधारी है या कोई भी सजीव जीवधारी है तो उनमें उपापचयी क्रियाएं होती है और उपापचयी क्रियाओं के
परिणाम स्वरूप क्या होता है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड और इनके अतिरिक्त और कई सारे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक वर्ज्य पदार्थ शरीर के अंदर बन जाते हैं, अतः इनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक हो जाता है। तो इन व्यर्थ या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और यह क्रिया खाली केवल किसमें पाई जाती है, लिविंग्स में, यानी कि सजीवों में पाई जाती है। तो यहाँ पे सजीवों से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं या जितने भी सजीवों से संबंधित लक्षण हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ से आपके पेपर में जरूर आएगा। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि सजीवों के 5 लक्षण को समझाइए, तो यहाँ पे आपको कई सारे जो सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं वो आपसे बनने चाहिए। इसके अलावा देखिए एक और सजीवों का प्रमुख लक्षण है जो अनुकूलन कहलाता है, यानी कि एडाप्टेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि कोई भी यदि सजीव है तो उसके अंदर यह क्षमता पाई जाती है कि वह वातावरण के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वातावरण के अनुसार वह अपने आप को ढाल ले। तो कोई भी पर्टिकुलर यदि सजीव जीवधारी है उसके अंदर यह क्षमता होती है कि वह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल ले। तो वातावरण के अनुसार जीवों को अपने आप को ढालने की जो क्षमता होती है यही तो क्या कहलाती है, एडाप्टेशन कहलाती है। तो एडाप्टेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि एडाप्टेशन भी बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक तो अल्पकालिक एडाप्टेशन होता है और एक दीर्घकालिक एडाप्टेशन। मतलब अल्पकालिक एडाप्टेशन आप किसको कह सकते हो, जैसे सपोज करिए आप लोग जैसे ही धूप में बाहर निकलते हैं वैसे ही हमारी त्वचा का रंग क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। लेकिन जैसे हम तुरंत यदि धूप से फिर यदि हम छांव में आते हैं तो तुरंत ही हमारे बॉडी या स्किन का जो कलर है फिर से पुनः पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। यानी यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो एडाप्टेशन होता है, जैसे अल्पकालिक एडाप्टेशन है, अल्पकालिक एडाप्टेशन में क्या होगा, अल्प समय के लिए ये अनुकूलन आएगा। जैसे ही अल्प समय के लिए कोई भी व्यक्ति धूप में जाएगा वैसे ही उसकी स्किन जो है काली दिखने लगेगी। अब पूरी काली नहीं दिखेगी लेकिन ओवरऑल आपको यह समझ में आएगा कि स्किन लगभग काली दिखने लगी। लेकिन जैसे ही आप पुनः छांव में जाएंगे तो पुनः उसी अवस्था में स्किन को पाएंगे, या स्किन कुछ समय बाद जो है पुनः उसी अवस्था में दिखने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्किन होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मेलानिन वर्णक। तो मेलानिन वर्णक जैसे ही धूप में जाते हैं वैसे ही हमारी त्वचा का रंग काला पड़ने लग जाता है, और पुनः जैसे धूप से छांव में आते हैं वैसे ही हमारी स्किन पहले की जैसे हो जाती है। तो अनुकूलन का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी द्वारा अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। अब अनुकूलन में यदि आप देखोगे तो और कई सारे एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सजीवों के प्रमुख लक्षण में खाली आपको इतना जानना है कि अनुकूलन का यहाँ पे मतलब क्या होता है। तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि किसी भी जीवधारी द्वारा या किसी भी एनिमल्स द्वारा अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है या एडाप्टेशन कहलाती है। अब सजीवों के अंदर पाई जाने वाली एक और विशेषता क्या है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि जब पोषण ही नहीं होगा जीवों में तो उनकी शारीरिक वृद्धि व विकास तो होना संभव ही नहीं है। तो किसी भी पर्टिकुलर यदि जीवधारी की बात करते हैं या हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं तो उनमें पोषण होता है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एनिमल में तो शरीर के अंदर कई सारी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, जैसे कि वृद्धि हो गई, श्वसन हो गया या विकास हो गया। तथा जीव द्रव्य के निर्माण हेतु कोई भी यदि जीवधारी है तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वृद्धि करना हो शरीर की या श्वसन है या शरीर का विकास है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, इसके लिए पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे नॉर्मल तौर से समझ सकते हैं कि यदि हम पोषण की बात करते हैं तो कुछ तो होते हैं स्वपोषी जीव, मतलब ऐसे जीव, स्पेशली यदि हम बात करते हैं प्लांट की तो प्लांट में स्पेशली ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए बेसिकली कीटों का भक्षण करते हैं। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ तो ऐसे पौधे होते हैं जो कि आपस में साथ साथ रह करके जीवन यापन करते हैं, या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें ओवरऑल स्वपोषी पौधों की तो स्वपोषी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन क्यों बना लेते हैं और कैसे बना लेते हैं तो उसकी भी एक प्रोसेस है जिसको आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू कोई भी हरे पौधे यदि हैं तो वो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेंगे, मतलब अपने फूड का फॉर्मेशन जो है स्वयं के द्वारा कर लेंगे। तो यदि कोई भी पौधा स्वयं के द्वारा अपने भोजन का फॉर्मेशन कर लेता है तो इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे एज अ ह्यूमन की बात करते हैं या किसी भी एनिमल की अधिकतर बात करते हैं जो कि वेल डेवलप्ड यानी कि विकसित जीवधारी होते हैं, किसी भी यदि हम विकसित जीवधारी की बात करते हैं
तो इनमें क्या होता है, इनमें जो पोषण होता है वो पर पोषण होता है। पर पोषण का मतलब होता है कि कोई भी यदि जीव है या एनिमल्स है वो दूसरों पर आश्रित रहेगा अपने भोजन के लिए। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। तो पोषण सजीवों का प्रमुख लक्षण है। कोई भी यदि सजीव है तो उसमें पोषण की क्रिया अवश्य होती है, चाहे वो स्वपोषण के माध्यम से हो, चाहे वो पर पोषण या विषम पोषण के माध्यम से हो। लेकिन हर एक पर्टिकुलर लिविंग यानी कि सजीव जीवधारियों के अंदर पोषण की क्रिया अनिवार्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा देखिए आखिरी यदि हम बात करें विशेषता की, तो सजीवों की जो प्रमुख विशेषता है, ये आखिरी विशेषता है जिसको हम कहते हैं मृत्यु या जिसको कहते हैं डेथ। तो देखिए मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो मृत्यु किसी भी जीवन काल की सबसे अंतिम अवस्था होती है या जीवन की सबसे अपहासी प्रक्रिया होती है। क्योंकि अपहासी का मतलब होता है कि इस अवस्था में शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक गतिविधियां जो है पूरी तरह से रुक जाती है। चाहे वो आपका हार्ट की जो, चाहे वो आपकी बीडिंग हो या हार्ट की जो आपकी गति होती है या रक्तदाब है, ये भी रुक जाएगा। इसके अलावा श्वसन क्रिया भी बंद हो जाएगी। कुल मिलाकर के समस्त जैविक गतिविधियां इस अवस्था में रुक जाती है। तो यहाँ पे आपको मृत्यु जो होती है किसी भी जीव की सबसे लास्ट अवस्था होती है, और मृत्यु जो होती है ये जीवन का परम सत्य होता है। क्योंकि कोई भी यदि व्यक्ति आया है तो उसकी मृत्यु जो है निश्चित है। हाँ, कुछ यदि हम एक कोष की जीवों की बात करते हैं जैसे अमीबा वगैरह, इनको एक कोष की जीव होते हैं, इनको अमर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी संख्या जो है बनी रहती है, तो इसलिए उनको अमर कहा जाता है। बाकी कोई भी यदि पर्टिकुलर जीवधारी है उनकी यदि जन्म हुई है तो मृत्यु जो है संभव या निश्चित होती है। तो इसके अलावा आप लोग जैसे हमने अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, तो इसको आप लोग 12th में देखेंगे कि जो अमीबा होता है इसको अमर जीवधारी कहा जाता है। क्यों? तो इसमें रीजन होता है कि इसमें द्विविखंडन या बाइनरी फिजन होता है, और भी कई सारे रीजन होते हैं, वो आपको क्लास 12th में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो सजीवों के प्रमुख लक्षण हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।